इस जनजाति का बाहरी दुनिया से आज तक कभी कोई संपर्क नहीं हुआ है और ये आपस में ऐसी आवाजों में बातें करते हैं जो सुनने में किसी बंदर की भाषा जैसी लगती है। इस समुदाय की एक महिला की मशहूर तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि उसमें उसकी शारीरिक क्षमता किसी इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से इन द्वीपों तक पहुंचे थे, यानी ये इंसानी इतिहास के सबसे शुरुआती प्रवासों के वंशज हैं। अपनी जमीन की रक्षा के लिए मशहूर ये जनजाति सदियों से बाहरी लोगों का डटकर सामना करती आई है। लेकिन ये ऐसी अकेली जनजाति नहीं है। दुनिया में कई और भी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी अनोखी क्षमताएं इंसानी शरीर की सीमाओं को चुनौती देती हुई नजर आती है। नंबर 1, मोकेन लोग। जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी समुद्र के सहारे चलती हो। मोकेन लोग, जिन्हें अक्सर सी नोमैड्स यानी कि समुद्री घुमंतू कहा जाता है, पारंपरिक रूप से थाईलैंड और म्यांमार के बीच बसे द्वीपों में रहते आए हैं। वे अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लकड़ी की नाव पर बिताते हैं और पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहते हैं। मछली पकड़ना, सीपियां इकट्ठा करना और गहरे पानी में गोता लगाना उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। बचपन से ही मोकेन बच्चे बिना किसी मास्क या ऑक्सीजन सिलेंडर के गोता लगाना सीख जाते हैं और पानी के अंदर शिकार करने में बेहद माहिर बन जाते हैं। इनकी सबसे हैरान करने वाली क्षमता है पानी के अंदर साफ देख पाना। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि मोकेन बच्चे सामान्य लोगों की तुलना में पानी के अंदर कई ज्यादा साफ देख सकते हैं। वे अपनी आंखों को स्वाभाविक रूप से इस तरह समायोजित कर लेते हैं कि बिना किसी गॉगल्स के भी समुद्र की तलहटी में पड़े शंख, सीपियां और दूसरी चीजें आसानी से देख लेते हैं। मोकेन लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने में विश्वास रखते हैं और आमतौर पर उतने ही लेते हैं जितना उन्हें जरूरत होती है। लेकिन पर्यटन संरक्षण से जुड़े कानून और पारंपरिक नाव बनाने की सामग्री पर लगी पाबंदियों की वजह से आज कई मोकेन परिवारों को स्थायी रूप से जमीन पर बसना पड़ा है। भले ही उनकी घुमंतू समुद्री जीवन शैली धीरे धीरे खत्म हो जा रही हो, लेकिन मोकेन आज भी दुनिया की सबसे अनोखी समुद्री संस्कृतियों में गिने जाते हैं और ये दिखाते हैं कि इंसान समुद्र जैसी कठिन परिस्थितियों में भी खुद को किस तरह ढाल सकता है। नंबर 2, मसाई जनजाति। मसाई पूर्वी अफ्रीका के सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है, जो केन्या और तंजानिया के विशाल घास के मैदानों में रहते हैं। उनकी पूरी संस्कृति मवेशियों, खासकर गायों के इर्द गिर्द घूमती है। गायें उनके लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि धन, सम्मान और परिवार की समृद्धि का प्रतीक होती है। पीढ़ियों से मसाई समुदाय का जीवन पशुपालन पर आधारित है। परिवार की व्यवस्था, नेतृत्व और समाज की किसी व्यक्ति का स्थान, सब कुछ इस बात से जुड़ा होता है कि उनके पास कितने मवेशी हैं और वह उनकी देखभाल कैसे करते हैं। उनकी कई परंपराएं, यहाँ तक कि मृत्यु और विरासत से जुड़े विश्वास भी परिवार और प्रकृति के इसी गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं। मसाई अपनी बहादुरी के लिए भी जाने जाते हैं। पहले के समय में युवा योद्धा अपनी हिम्मत साबित करने के लिए बेहद कठिन और खतरनाक चुनौतियों का सामना करते थे। आज वही परंपराएं बदलकर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का रूप ले चुकी है, जहां ताकत, सहन शक्ति और योद्धाओं के कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है अडुमू, जिसे जंपिंग डांस भी कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान योद्धा अपने शरीर को सीधा रखते हुए हवा में बहुत ऊंची छलांग लगाता है। उनका लंबा और दुबला पतला शरीर गर्म सवाना के मौसम के लिए बिल्कुल अनुकूल माना जाता है और यही उनकी शानदार एथलेटिक क्षमता में भी योगदान देता है। आधुनिक विकास और संरक्षण से जुड़ी नीतियों ने मसाई जीवन के कई पहलुओं को बदला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सदियों पुरानी अपनी कई परंपराओं को आज भी जिंदा रखा है। नंबर 3, सेंटिनलीज। हिंद महासागर में मौजूद नॉर्थ सेंटिनलीज द्वीप पर एक ऐसा समुदाय रहता है जिसने हजारों सालों से खुद को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रखा है। सेंटिनलीज दुनिया के सबसे अलग थलग रहने वाले लोगों में गिने जाते हैं और अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए जाने जाते हैं।
वे शिकार, जंगल से भोजन इकट्ठा करने और मछली पकड़ने के जरिए अपना जीवन चलाते हैं। इनका पूरा जीवन उस ज्ञान पर आधारित है जो अनगिनत पीढ़ियों से एक दूसरे तक पहुंचता आया है। हालांकि इन्हें अक्सर आदिम कहा जाता है, लेकिन बेहद व्यवहारिक है। समुद्र में डूबे जहाजों से मिले लोहे या किनारे पर बहकर आने वाली धातु की चीजों को वे इकट्ठा करके उनसे अपने औजार और हथियार बना लेते हैं। सेंटिनली साधारण झोपड़ियों में रहते हैं और शिकार के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए धनुष, तीर और भालों का इस्तेमाल करते हैं। बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क स्वीकार न करने की वजह से आज भी दुनिया के सबसे कम समझे जाने वाले समुदायों में से एक है। अतीत में बाहरी लोगों से हुए संपर्क ने उनके बीच बीमारियां और कई तरह की परेशानियां फैला दी थी, जिनके बाद उनका अलग थलग रहना और भी जरूरी हो गया। आज इस जनजाति की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस द्वीप पर जाकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 4, हुआओ रानी जनजाति। इक्वाडोर के अमेज़न वर्षावन की गहराइयों में हुआओ रानी जनजाति रहती है, जिसने सदियों तक लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपना जीवन बिताया। परंपरागत रूप से उनका जीवन शिकार, जंगल से भोजन इकट्ठा करने और धरती के सबसे कठिन प्राकृतिक वातावरणों में से एक को गहराई से समझने पर आधारित रहा है। उनके लिए ये वर्षावन ही सब कुछ है। यही से उन्हें भोजन मिलता है, औजार बनाने का सामान मिलता है और जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज मिलती है। हुआओ रानी शिकारी घने जंगलों में बिना आवाज किए चलते हैं, जानवरों के निशान पहचानते हैं और उन कौशल की मदद से शिकार करते हैं जो अनगिनत पीढ़ियों से आगे बढ़ते आए हैं। जंगल के बारे में उनकी जानकारी इतनी गहरी है कि वे बड़ी आसानी से उपयोगी पौधों की पहचान कर लेते हैं, जानवरों की गतिविधियों को समझ लेते हैं और मौसम में होने वाले छोटे छोटे बदलावों का भी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। इस जनजाति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके कुछ परिवारों में एक दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता पाई जाती है, जिनमें लोगों के हाथों या पैरों में अतिरिक्त उंगलियां होती है। दुनिया के बाकी हिस्सों में इसे एक असामान्य स्थिति माना जाता है, लेकिन हुआओ रानी समुदाय में कुछ समूहों में ये कई पीढ़ियों तक अपेक्षाकृत छोटे आबादी वाले समूहों में रहने की वजह से अधिक देखने को मिली। वर्षावन जैसे वातावरण में ये शारीरिक विशेषता कुछ मामलों में उनके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। चौड़े पैर और बेहतर पकड़ पेड़ों पर चढ़ने, संतुलन बनाए रखने और कीचड़ भरी जमीन पर आसानी से चलने में मदद कर सकते हैं। जो चीज दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगभग दुर्लभ मानी जाती है, वही अमेज़न के जंगल में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन जाती है। आज तेल की खोज, अवैध कटाई और लगातार बढ़ती मानव बस्तियां हुआओ रानी क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये जनजाति अपनी संस्कृति और उस वर्षावन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसने सदियों से उनका पालन पोषण किया है। नंबर 5, पापुआ न्यू गिनी के खतरनाक नरभक्षी। पापुआ न्यू गिनी सैकड़ों अलग अलग जनजातीय संस्कृतियों का घर है। इनमें से कई जनजातियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सदियों तक बाहरी दुनिया से अलग विकसित हुई। कुछ समुदायों में इतिहास के दौरान इंसानी शवों के कुछ हिस्सों का सेवन करने से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान भी प्रचलित थे, जिसने मानव इतिहास के सबसे गलत समझे जाने वाले अध्यायों में से एक को जन्म दिया। लेकिन आम धारणा के विपरीत ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं था। कई मामलों में ये परंपराएं अंतिम संस्कार, युद्ध या आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी होती थी। लोगों का विश्वास था कि इन अनुष्ठानों से मृतकों का सम्मान होता है, पूर्वजों से जुड़ाव बना रहता है और जीवित लोगों की रक्षा बुरी शक्तियों से होती है। लेकिन इन परंपराओं का एक ऐसा परिणाम सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फोर जनजाति में संक्रमित मानव ऊतकों के सेवन की वजह से एक बेहद खतरनाक तंत्रिक संबंधी बीमारी फैल गई, जिसे कुरु कहा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग धीरे धीरे अपने शरीर का संतुलन खोने लगते थे, उनके हाथ पैर कांपने लगते थे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कुरु का कारण प्रायन नाम के असामान्य प्रोटीन थे,
जैसे जैसे ये बीमारी पीढ़ियों तक फैलती गई, वैसे वैसे आबादी के कुछ हिस्से में एक बेहद दुर्लभ आनुवंशिक परिवर्तन विकसित हुआ, जिसने कुछ लोगों को प्रायन से होने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोध क्षमता दे दी। ये आधुनिक इंसानों में प्राकृतिक चयन का सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। एक सांस्कृतिक परंपरा जिसने कभी बहुत बड़ा दुख दिया था, आखिरकार पूरी आबादी की आनुवंशिक संरचना को प्रभावित कर गई। आज ये अनुष्ठान पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी ये समझने में मदद करती है कि संस्कृति, जीव विज्ञान और मानव विकास एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। नंबर 6, हडजा जनजाति। उत्तरी तांजानिया के विशाल सवाना क्षेत्रों में हडजा जनजाति रहती है। ये दुनिया के उन आखिरी समुदायों में से एक है जो आज भी पारंपरिक शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली अपनाए हुए हैं। हजारों सालों से उन्होंने बिना खेती और बिना पशुपालन के जीवन बिताया है। उनका गुजारा शिकार, जंगल से भोजन इकट्ठा करने और प्रकृति की गहरी समझ पर निर्भर करता है। हडजा संस्कृति में शिकार की बेहद अहम भूमिका है। पुरुष धनुष और तीर लेकर विशाल मैदान में जानवरों का पीछा करते हैं, जबकि महिलाएं जंगली बेर, जड़ें और दूसरे खाने योग्य पौधे इकट्ठा करती है। बचपन से ही बच्चों को ऐसे कौशल सिखाए जाते हैं जिनकी मदद से वे जंगल में आसानी से अपना जीवन चला सके। शहद उनके सबसे पसंदीदा खाद्यों में से एक है। इसे पाने के लिए हडजा शिकारी लकड़ी के छोटे छोटे सहारे की मदद से बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जहां जरा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन ये जोखिम उन्हें ऊर्जा से भरपूर भोजन दिलाता है, जो उनके खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद उनके सबसे हैरान करने वाली साझेदारी ग्रेटर हनीगाइड नाम की एक जंगली चिड़िया के साथ है। शिकारी खास आवाजें निकालकर इस पक्षी को बुलाते हैं और फिर यही पक्षी उन्हें छिपे हुए मधुमक्खियों के छत्ते तक ले जाते हैं। जब इंसान छत्ता खोलते हैं तो शहद उन्हें मिलता है और बचा हुआ मोम और लार्वा पक्षी खा लेते हैं। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच सहयोग का ये दुनिया के सबसे दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। हडजा लोग अपनी शानदार शारीरिक फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। लगातार चलना, प्राकृतिक भोजन और सक्रिय जीवन शैली ने वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर लिया है, जो इंसानी स्वास्थ्य और सहनशक्ति को समझने के लिए इस समुदाय का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज खेती का फैलाव, पशुओं की चराई और आधुनिक विकास की वजह से उनकी पारंपरिक जमीन लगातार कम होती जा रही है। इन चुनौतियों के बावजूद हडजा आज भी उस जीवन शैली को बचाए हुए है जो हमें ये दिखाती है कि मानव इतिहास के ज्यादातर समय इंसान किस तरह जीवन जीता था। नंबर 7, कोरोवाई जनजाति। इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्वी पापुआ के घने वर्षावनों में कोरोवाई जनजाति रहती है। ये दुनिया के उन आखिरी आदिवासी समुदायों में से एक है जिसने आज भी अपनी पारंपरिक वन आधारित जीवन शैली को काफी हद तक सुरक्षित रखा है। कई पीढ़ियों से वे ऐसे जंगल में रहते हैं जहां जीना ज्यादातर बाहरी लोगों के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। कोरोवाई लोगों का जीवन शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर करता है। सागो पाम उनके भोजन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और उनकी जिंदगी जंगल की प्राकृतिक लय के साथ चलती है। पेड़ पौधों, जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान अनगिनत पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया है। लेकिन जिस चीज ने कोरोवाई को पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा मशहूर बनाया है, वो है उनके पेड़ों पर बने विशाल घर। इनमें से कुछ घर जमीन से 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे पारंपरिक घरों में गिना जाता है। ये घर बाढ़, जहरीले कीड़ों और दूसरे संभावित खतरों से परिवारों की रक्षा करते हैं। साथ ही आसपास के जंगल पर नजर रखने में भी मदद करते हैं। ऐसे घर बनाना किसी इंजीनियरिंग से कम नहीं है। बड़े बड़े पेड़ों के तने को सहारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लकड़ी की मजबूत बल्लियों और पौधों के रेशों से प्लेटफॉर्म तैयार किए जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये घर पूरे परिवार का भार सुरक्षित तरीके से उठा सकते हैं। कोरोवाई लोगों की आध्यात्मिक परंपराएं भी बेहद समृद्ध है। जंगल, नदियाँ और जानवर उनके विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी रोजमर्रा की कई गतिविधियां पूर्वजों के ज्ञान और स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है।
पिछले कुछ दशकों में सड़कें, मिशनरी गतिविधियां और पर्यटन उनके जीवन में कई बदलाव लेकर आए हैं। इससे उन्हें नई सुविधाएं तो मिलती है, लेकिन उनकी पारंपरिक जीवन शैली के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। इसके बावजूद कई कोरवाई लोग आज भी उस वर्षावन से गहरा रिश्ता बनाए हुए हैं जिसने सदियों से उनका जीवन संभाला है। नंबर 8, कांगो के पिग्मी। मध्य अफ्रीका के विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में कई ऐसे समुदाय रहते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पिग्मी कहा जाता है। इनमें मूंती, आका और बाका जैसे समूह शामिल हैं। ये लोग हजारों वर्षों से कांगो बेसिन के जंगलों में रह रहे हैं और दुनिया के सबसे कुशल वनवासियों में गिने जाते हैं। घने वर्षावनों में जीवन लगातार खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की मांग करता है। पिग्मी लोग शिकार, जंगल से भोजन इकट्ठा करने, मछली पकड़ने और वन उत्पादनों पर निर्भर रहते हैं। औषधीय पौधों, जानवरों के व्यवहार और पूरे जंगल की पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनकी जानकारी इतनी गहरी है कि वैज्ञानिक आज भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। उनकी सबसे खास शारीरिक विशेषता उनका अपेक्षाकृत छोटा कद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वर्षावन के वातावरण के अनुसार विकसित हुई एक अनुकूलन प्रक्रिया है। छोटा शरीर कम कैलोरी की मांग करता है, कम गर्मी पैदा करता है और घनी झाड़ियों के बीच तेजी से चलने में मदद करता है, जहां रास्ता बनाना आसान नहीं होता। लेकिन छोटे कद का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं। पिग्मी शिकारी अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए मशहूर है। वे घने जंगलों में लंबी दूरी तक सामान और भोजन उठाकर चल सकते हैं और फिर भी शानदार शारीरिक क्षमता बनाए रखते हैं। संगीत और सामुदायिक जीवन उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। कई पिग्मी समुदाय अपनी जटिल सामूहिक गायन शैली और अद्भुत स्वर ताल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें मानव संगीत परंपराओं के सबसे अनोखे रूपों में गिना जाता है। दुर्भाग्य से इन समुदायों को आज भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की कटाई, खनन, सशस्त्र संघर्ष और भेदभाव ने उनकी संस्कृति और आजीविका दोनों को खतरे में डाल दिया है। जैसे जैसे उनके जंगल सिमटते जा रहे हैं, वैसे वैसे पारंपरिक शिकार और भोजन इकट्ठा करने वाले क्षेत्रों तक उनकी पहुंच भी कम होती जा रही है। फिर भी पिग्मी समुदाय आज भी अद्भुत दृढ़ता का परिचय दे रहे हैं। वर्षावन के बारे में उनकी गहरी समझ आज भी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर कैसे जी सकता है। नंबर 9, चुकची जनजाति। धरती के सबसे ठंडे आबादी वाले इलाकों में से एक उत्तर पूर्वी साइबेरिया में चुकची जनजाति रहती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से कई दर्जन डिग्री नीचे चला जाता है, जहाँ जिंदगी जीना ही इंसान की सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। कई पीढ़ियों से चुकची लोगों ने अपने कौशल, धैर्य और पारंपरिक ज्ञान के सहारे इस कठोर आर्कटिक वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। उनका पूरा जीवन टुंड्रा और समुद्र से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग विशाल बर्फीले मैदानों में बारहसिंगा यानी कि रेनडियर पालते हैं, जबकि समुद्र के किनारे रहने वाले समुदाय आर्कटिक तट पर समुद्री जीवों का शिकार करते हैं। इस इलाके में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए जिंदगी का अहम हिस्सा है। रेनडियर सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, बल्कि भोजन, कपड़े और रहने के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। पारंपरिक रूप से चुकची परिवार ऐसे चलायमान घरों में रहते थे जिन्हें रेनडियर के झुंड के साथ आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। चुकची लोगों के शरीर में भी भीषण ठंड से निपटने की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के शरीर में गर्मी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विशेष क्षमता विकसित हो जाती है। यही वजह है कि ऐसे वातावरण में लोग अपने शरीर का तापमान बनाए रख सकते हैं, जहां थोड़ी देर की लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। उनकी संस्कृति में आध्यात्मिक मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति की शक्तियाँ, जानवर और आकाशीय पिंड उनके लिए इंसानी जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी पारंपरिक कहानियाँ और धार्मिक अनुष्ठान आर्कटिक की इस कठोर धरती के साथ उनके गहरे रिश्ते को दर्शाती है। चुकची लोग अपने संघर्षपूर्ण इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। 18वीं शताब्दी में जब रूसी साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की,
तब चूकची लोगों ने अपने इलाके की सफलतापूर्ण रक्षा की। अपने कठिन वातावरण की गहरी समझ और बर्फीले इलाकों में तेजी से आने जाने की क्षमता ने उन्हें युद्ध में बड़ा फायदा दिया। आज आधुनिक जीवन ने चूकची समाज के कई पहलुओं को बदल दिया है, फिर भी रेनडियर पालन जैसी पारंपरिक परंपराएं आज भी उनकी सांस्कृतिक पहचान और आर्कटिक में उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनी हुई है। नंबर 10, रारामुरी लोग। उत्तरी मैक्सिको के उबड़ खाबड़ कॉपर कैनियन क्षेत्र में रारामुरी लोग रहते हैं, जिन्हें अक्सर ताराहुमारा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लंबी दूरी के धावकों में गिना जाता है। उनका इलाका ऊंची चट्टानों, गहरी घाटियों और लंबी घुमावदार पगडंडियों से भरा हुआ है। लेकिन रारामुरी लोगों के लिए दौड़ना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एक गांव से दूसरे गांव जाना, रिश्तेदारों से मिलने पहुंचना या सामान पहुंचाना, इन सब के लिए उन्हें अक्सर कई किलोमीटर पैदल दौड़ना या चलना पड़ता है। उनकी सहन शक्तियों ने खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान कर दिया है। रारामुरी धावक ऐसे दौड़ों में हिस्सा लेते हैं जो कई दर्जन और कभी-कभी सैकड़ों किलोमीटर तक लंबी होती है। जहां आधुनिक खिलाड़ी महंगे जूते और अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लेते हैं, वहीं रारामुरी लोग पारंपरिक रूप से हुआ राचेस नाम की साधारण चप्पल में ही इतनी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। दौड़ना उनकी संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके पारंपरिक खेलों में लकड़ी की एक छोटी गेंद को पैरों से मारते हुए लंबी दूरी तक ले जाना या कठिन पहाड़ी रास्तों पर एक घेरा घुमाते हुए दौड़ना भी शामिल है। ये प्रतियोगिताएं कई घंटों तक चल सकती है और कई बार पूरी रात भी जारी रहती है। रारामुरी समुदाय पर किए गए शोध बताते हैं कि उनकी जीवन शैली उनके शरीर को असाधारण सहन शक्ति प्रदान करती है। रोजाना लगातार शारीरिक गतिविधियां करना और मकई, सेम, कद्दू तथा प्राकृतिक खाद्य पदार्थों पर आधारित पारंपरिक भोजन उनके हृदय और शरीर को बेहद मजबूत बनाती है। उनकी साधारण चप्पलें भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हल्की चप्पलों में दौड़ने से शरीर स्वाभाविक तरीके से चलता है, जिससे जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है और लंबी दूरी तक दौड़ना ज्यादा आसान और ऊर्जा की दृष्टि से प्रभावित हो जाता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली उनके सामने नई चुनौतियां भी लेकर आई है। प्रोसेस खाद्य पदार्थ, मीठे पेय और बदलती आदतों की वजह से अब इस समुदाय में ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी है जो पहले लगभग कभी देखने को मिलती नहीं थी। फिर भी रारामुरी लोग आज भी इंसानी सहन शक्ति का एक शानदार उदाहरण बने हुए हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे कठिन पहाड़ी इलाकों में बिना थके विशाल दूरियां तय करने की उनकी क्षमता ये साबित करती है कि जब चलना और दौड़ना सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए तो इंसानी शरीर कितनी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है।